सब पढ़ना स्टार्ट करें। कल हम लोगों ने मराठे नहीं मैसूर और क्या पढ़ लिया था, सिख, बंगाल भी तो कंप्लीट हो गया था। हमने पढ़ा था 18वीं शताब्दी में किसके खात्मे के बाद कौन सा साम्राज्य विघटित हुआ? मुगल साम्राज्य। जब मुगल साम्राज्य विघटन की स्थिति पे आया किसके बाद? 1707। किसकी मौत के बाद? औरंगजेब। इस दौर में इंडिया में धीरे धीरे किसके पैर जमने लग गए? बीईआईसी। बीईआईसी थोड़ा देख रही थी, भांप रही थी कि आप कितने समझदार और चालाक हैं, और इसमें आपके भारत ने पूरी तरह परिचय दिया कि हम बेवकूफ हैं और कोई भी बाहर से आके भारत पे राज कर सकता है। इस दौर में धीरे धीरे कुछ लोगों को लगने लगा कि मुगलों की टक्कर लेंगे मराठे, और मराठे शायद भारत पर राज करने के काबिल हैं। लेकिन मराठों के ऊपर ये जो हमें लग रहा था ये क्लियर हो गया एक लड़ाई के बाद। कौन सी लड़ाई थी वो? पानीपत का। कल पढ़ा था ना कि पानीपत की तीसरी लड़ाई ने ये नहीं बताया कि भारत पे राज कौन करेगा, ये बताया कि कौन नहीं करेगा। यानी मराठों की पराजय से ये बात क्लियर हो गई कि भारत पे मराठे राज नहीं कर सकते, और इसका सबसे बड़ा कारण था हमारी खुद के अपने भारत में भारत के प्रति गद्दारी। हमने कल पढ़ा था अवध और एक और था ना, रुहेलखंड बुंदेलखंड के एरिया के राजा, यानी यूपी के कई सारे इलाकों के राजा विदेशियों के साथ मिल गए, जिनका कोई अता नहीं पता नहीं, सिर्फ लूटने के लिए भारत को आते हैं। उन लोगों के साथ हाथ मिला लिया उस टाइम के यूपी बिहार। तब यूपी बिहार अलग अलग नहीं थे, एक इलाका था। और इस विदेशी में आप सबसे बड़ा नाम जानते हैं अहमद शाह अब्दाली का। और अब्दाली को क्योंकि आपके देश ने उसको असिस्टेंस दिया तो उसके लिए बेहद आसान हो गया, जिसको हम सपना सोच रहे थे कि शायद भारत पर राज करेगा, मराठों को हराना। कल मैंने चलते चलते इसका कारण भी बताया था। मराठे अपने आप को विशुद्ध हिंदू मानते थे, और इस बात से चिढ़ेंगे कौन से धर्म के लोग? मुसलमान। तो मुसलमान राजाओं को बहलाना बरगलाना बेहद आसान है, ये कह के कि अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो तुम्हारे देश पे कौन राज करेगा? मराठे, और मराठे कभी तुम्हें जीने नहीं देंगे। इस आपस की लड़ाई का फायदा उठा गए विदेशी। विदेशी तो लूटपाट के जाते रहे, लेकिन जिनको यहाँ जमे रहना था, जो कौन सी कंपनी थी, इसने ये देख लिया कि आपके देश में बहुत आसानी से कोई भी विदेशी आता है और आपको धर्म के नाम पे बेवकूफ बनाता है और लूट के पैसा निकल जाता है, तो क्यों ना हम ही जम जाएं। ये किसके दिमाग में आया? बीईआईसी। और बीईआईसी ने सबसे पहले कोशिश, जो बड़ी कोशिश की, वो भारत के 3 हिस्से जहां ये धीरे धीरे अपने पैर जमा रहे थे। आपको पता है ये वाला इलाका, ये वाला इलाका और ये वाला इलाका। फिर आप ये भी जानते हैं कि प्लासी का युद्ध 1757 में मेन इसी का टारगेट तो बनाया था, और बक्सर का युद्ध इसकी ही तो दीवानी लेनी थी। आज का बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश जो सबसे उपजाऊ इलाका था, जिसकी कल्पना किसके साथ की जाती थी? कामधेनु गाय। जो मांगोगे वो मिलेगा। इतने अमीर राजा कि जिसको कह दिया 20 लाख तुरंत 20 लाख देगा। और भ्रष्टाचार यहाँ इनकी रग रग में घुस गया और इन्होंने पर्सनल व्यापार करना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग जो की थी वो कंपनी का व्यापार, फिर पर्सनल व्यापार। ये तो बहुत लेट जाके इन लोगों ने इस पर रोक लगाई, और धीरे धीरे करके यहाँ से फिर याद करो ये नीचे किसके ऊपर अटैक किया था? मैसूर, जिसमें कि हमारे मराठे कितने अजीब हैं। देखो, मराठे खुद भुक्तभोगी हैं कि हमारे हार का एक बड़ा कारण क्या रहा था कि उस विदेशी का साथ इंडियंस ने दिया। अब ये भी तैयार हो गए किसके खिलाफ लड़ने के लिए? मैसूर। और यहाँ से निजाम। यानी इस टाइम तक हमारी बुद्धि में ये बात नहीं आई कि ये फूट डालो राज करो से हमारा नुकसान कर रहे हैं, और तुम कौन हो ये बताने वाले कि हमें किससे लड़ना है? हम आपस में लड़े मरे पर तुम्हें फायदा क्यों पहुंचाए? ये बात हमें समझ में नहीं आई, और बीईआईसी ने धीरे धीरे करके सब पे अपना अधिकार जमा लिया। कर्नाटक युद्ध याद है? जब स्टार्टिंग में ये आए तो पीडीईडीएफ थे ना, पीडीईडीएफ। लास्ट में मेन टिके थे ई और एफ। क्या ये सिर्फ इंडिया पे लड़ते थे या बाहर भी? बाहर भी लड़ते थे। इन दोनों की टक्कर थी। एक थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, एक थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी पूरी तरह प्राइवेट थी, ये कंपनी सरकारी। दोनों की जगह जगह टक्कर थी, और इनका टारगेट था ज्यादा कॉलोनीज को अपना बनाना। इनका पूरे का पूरा ध्यान था हम कैसे साम्राज्यवादी शक्तियां बन जाएं। साम्राज्यवाद कौन होता है? जो पूरे एरिया पे अपना कब्जा जमाना चाहता है, इंपीरियलिज्म जिसको कहा जाता है। ये बहुत घटिया प्रवृत्ति अपनाते हैं, और धीरे धीरे इंडिया में 3 युद्ध हुए थे। कर्नाटक युद्ध, जिसका आपको याद है, आस्ला शापेल, पौंडीचेरी और पेरिस की संधि। ये सब लड़ रहे थे, दोनों यहाँ नहीं, ये यूरोप में लड़ रहे हैं। ऑस्ट्रिया के ऊपर, ऑस्ट्रिया मेरा दोनों लड़ रहे हैं। ऑस्ट्रिया छोटा सा देश था, और उस लड़ाई को यहाँ भी ले आए और नाम दिया ऑस्ट्रिया के युद्ध का कर्नाटक युद्ध। फिर सेकेंड ये लड़े हमारे राजाओं को दिखा के कि हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। ये युद्ध था उत्तराधिकार का। बीआईसी ने कहा एक दूसरा राजा बनेगा, इसने एफ क्या नाम था? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। इसने कहा दूसरा नाम, दोनों का उत्तराधिकार के नाम पे लड़ रहे हैं आपस में। और तीसरा युद्ध तो सप्तवर्षीय युद्ध तुम्हें पता ही है, जिसके बीच में कौन सी हुई थी? वांडीवास। और इस तरह से इन्होंने भारत पे ये क्लियर किया कि कब्जा किसका चलेगा। एक तरफ अपना कब्जा क्लियर किया, और दूसरी तरफ तुम्हारी राजाओं को बेवकूफ बनाकर भारत पे पूरी तरह से छा गए ये बीईआईसी वाले। इसके पैरेलल में जब आप कल पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कुछ अलग अलग लोग। कौन कौन थे वो? सिख थे, एक हमने पढ़े थे मराठा, और तीसरे पढ़े थे मैसूर।
ये हमने डिटेल से पढ़ लिए तीनों। मैसूर में अपने कितने युद्ध पड़े थे? 4। पहला और दूसरा पिताजी के और तीसरा चौथा बेटे के। बेटे की एंट्री यहीं हो गई थी। इनके सन भी तुम्हें याद है, 1764 नहीं 67 से 69, फिर 1780 से 84, 90 से 92 और 1799। मराठों के साथ इनके 3 युद्ध हुए इसी हेरफेर में, 75, 82, फिर 1803 से 4-5 के बीच में, और फिर कुछ दिन बाद इनको भी इन्होंने हरा दिया। और सिखों का आपने सुना था कल, एक राजा थे, क्या नाम था? महाराजा रणजीत सिंह। कितने ताकतवर, 12 मिसल में से सिकर कुछ करके उनकी, हाँ उनकी मिसल थी जिसके प्रधान, और ये पहले सिख थे जिनके नाम के आगे क्या जोड़ा गया? महाराजा। शेर ए पंजाब। जब ये जन्मे तो उसके 10 साल में, उम्र की 10 साल में अपने पिताजी के साथ युद्ध में गए, और 21 साल में इन्होंने सारे राजा महाराजा के काम स्टार्ट किए। लेकिन जैसे ही ये एक्सपायर हुए, कब एक्सपायर हुए थे? 1839। अगले 10 सालों में 1849 में अंग्रेजों ने पूरी तरह से किस पे कब्जा कर लिया? पंजाब। जब तक ये बैठे रहे संधि करनी पड़ी थी, याद है? 1809 की, 1809 की अमृतसर की संधि, जिसमें अंग्रेजों ने, कौन सी नदी थी वो? सतलुज के इधर का हिस्सा यानी इंडिया BIC का, और पाकिस्तान वाला पंजाब रणजीत सिंह का। लेकिन रणजीत सिंह के मरने के 10 साल के अंदर पूरा पंजाब किसके अधीन था? BIC के। ये वो दौर था जब क्रांति आने वाली है, 57 की क्रांति से कुछ साल पहले। इसके अलावा इन्होंने 2 नीतियां तुम अच्छी तरह जानते हो, एक हड़प की नीति थी और एक कौन सी थी? सब्सिडियरी अलायंस, जिसको हिंदी में कहते हैं सहायक संधि। सहायक, इसी को कहते हैं लैप्स की संधि। और लैप्स के तहत इन्होंने झांसी जैसे इलाकों को लूटने की कोशिश की थी ना, हड़पने की। सहायक में सबसे पहले कौन शामिल हुआ था? हैदराबाद। और उसमें कौन गया था? सतारा। सतारा को इन्होंने सबसे पहले कब्जे में लिया। ये सब साउथ और पूरा मध्य भारत को अपने कब्जे में करने के चक्कर में, इसीलिए हमने क्या की फिर? 1857 की क्रांति। अब तुम खुद देखो इनके पैर कैसे जमते चले गए, और हर एक में तुमने गद्दार देखे, हर एक में, सिवाय कौन से इलाके के? मैसूर। मैसूर में चालाकी से मारा, मस्कट का लेटर था, नहीं तो शायद ये ना मरता, लेकिन गद्दार नहीं सुने। बाकी सब में तुम देखोगे कहीं राजाओं ने खुद लालच में आके, कहीं उनके सेनापतियों ने गड़बड़ी की थी। चलो देखते हैं इसमें क्या क्या रह गया था। थर्ड टॉपिक था ना ये। थर्ड के बाद, थर्ड में देखो जरा कितना पढ़ लिया, क्या रह गया था? बीच का पोर्शन रह गया शायद। अच्छा एक काम करते हैं, थर्ड और फोर्थ ना एक ही है, थर्ड फोर्थ एक ही चीज है। पहले फोर्थ के कुछ टॉपिक निपटवाऊं, फिर थर्ड आसानी से समझ में आएगा। कल मैंने इसके कुछ लास्ट पेजेस करवाए थे शायद, ये है ना 26-27 यही किए थे ना कल? ठीक है, सेम बातें रिलेट हो जाएंगी चौथे से, फिर तीसरे पे वापस आएंगे। पहले चौथे पे आ जाओ। ये सब तुमने पढ़ लिया, क्योंकि ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी, पैरामाउंट होता है शीर्ष, कैसे ब्रिटिशर सबसे ऊपर पहुंचे। पहला पॉइंट अंडरलाइन करना, 31 दिसंबर 1600 महारानी एलिजाबेथ के आदेश से गठित ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिए भारत आई। क्या तुरंत आ गई थी क्या व्यापार के लिए? जॉन मिल्डन हॉल, नाम याद है ये? लेकिन व्यापार की परमिशन लेने 1608 में एक आदमी आया, क्या नाम था? हॉकिंस। क्या कहा इसने? जहांगीर ने सूरत में काम शुरू किया, बोला नहीं, किससे पूछो? पुर्तगाली। फिर कौन सी लड़ाई लड़े? स्वाली। तब तक दक्षिण में एक मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री इन्होंने लगा दी थी। अंडरलाइन करो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिए भारत आई 1607 में। सूरत, 7 गलत लिख दिया, क्या लिखना चाहिए था? 8। क्या सूरत का काम पूरा कर पाए थे ये? नहीं, कोशिश की थी, फिर रुकवा दिया था। 8 कर लेना इसको। सूरत, और 1612 में मसूलीपट्टनम, दक्षिण भारत। कहाँ है ये? आंध्र प्रदेश। यही तो मछलीपट्टनम है, AP लिख लो यहाँ। में व्यापारिक कोठियों की स्थापना कर कंपनी ने भारतीय व्यापार की शुरुआत की। कोठी की शुरुआत पहले सूरत में हुई, लेकिन व्यापार कहाँ से? मसूलीपट्टनम। ये बीच में काम किसके डर से छोड़ा? पुर्तगाली। और किसने मना किया था? जहांगीर। फिर कौन सा युद्ध लड़ा? स्वाली का। स्वाली 1612। उस शिप का नाम क्या था जिससे जीते ये? रेड ड्रैगन। यहाँ साइड में लिख लो, स्वाली का युद्ध 1612, रेड ड्रैगन। इसलिए फिर बाद में कोठी 12 के बाद बनाई इन्होंने। 1612 स्वाली का युद्ध, रेड ड्रैगन शिप अंग्रेजों के पास थी ये, जबकि हिंद महासागर के स्वामी कौन थे? पुर्तगाली। वो इन्होंने हरा दिए। नेक्स्ट पे आ जाओ। व्यापारिक उद्देश्यों को लेकर भारत में अंग्रेजों के अलावा, अंडरलाइन कर लो, पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी भी आए। PDEDF लिख लो, फिर याद आ जाएगा। सबसे पहले पुर्तगाली 1498 और सबसे अंत में फ्रांसीसी आए 1664 में। P और F, फर्स्ट और लास्ट। नेक्स्ट देख करना, शीघ्र ही भारत के लाभदायक व्यापार। भारत का व्यापार लाभदायक क्यों था? क्योंकि मसाले यूरोप में थे ही नहीं। अब जो चीज नहीं है और वो चाहिए खाने में, तो व्यापार करेंगे करेंगे। तो लाभदायक व्यापार को लेकर इन कंपनियों में व्यापारिक प्रतिस्पर्धा आरंभ हो गई। क्या कोशिश करने लगी हर कंपनी? मैं ज्यादा लेके जाऊं यहां से, जो इन देशों की वैश्विक औपनिवेशिक होड़ का परिणाम थी। क्या ये वर्ल्ड लेवल पर भी कंपटीशन कर रहे थे, बस भारत के लिए कंपटीशन कर रहे थे? ये वर्ल्ड लेवल पर लड़ रहे थे। खासकर कौन कौन से देश? पुर्तगाली, डच, इंग्लैंड, डेनमार्क और फ्रांस।
इन्होंने सारी दुनिया घूमी, जहां जिसकी बन पड़ी वहां इन्होंने व्यापार किया, ये हर जगह गए। ऐसा नहीं कि आपके देश की तरह हर जगह इंग्लैंड जीता, कई देशों में आप देखते हैं ये भी जीते, कहीं ये जीते, कहीं ये और कहीं ये, लेकिन आपके देश में ज्यादा वर्चस्व किसने बना लिया? इंग्लैंड वालों ने। तो ये पूरे वर्ल्ड में लड़ रहे थे, हम तो बस एक पार्ट थे इनकी लड़ाई का। ये टिक कर लो इसमें, वैश्विक औपनिवेशिक होड़। नेक्स्ट टिक करना, 1664 में फ्रांस के सम्राट लुई 14वें, जब फ्रांस में क्रांति हुई तो किसका राज था? लुई 16वां। इनके सारे राजाओं का नाम है लुई, लुई नाम है सब राजाओं का। ये टिक कर लो, लुई 14वें के मंत्री का नाम मत टिक करना। नेक्स्ट टिक करना, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कंपनी देश इंडस ये नाम था, की स्थापना हुई और फ्रांस ने पहली बार भारत के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित किए। सबसे लेट कौन आया? फ्रांस। अगला पॉइंट पढ़ो, व्यापारिक उद्देश्यों से भारत आने वाली व्यापारिक कंपनियों ने, अंडरलाइन करो, शीघ्र ही भारत की राजनीतिक अस्थिरता और अव्यवस्था का लाभ उठाना प्रारंभ कर दिया, जिसकी परिणति कर्नाटक युद्धों के रूप में हुई। तो ये कमजोरी इनकी है या हमारी है? क्या लिखा है देखो, भारत की राजनीतिक अस्थिरता। क्यों आपके यहाँ अस्थिरता थी? क्योंकि आपके यहाँ कौन मर गया था? औरंगजेब, और बाद में कोई स्ट्रांग रहा नहीं, वो मुअज्जम, जहांदर शाह, फर्रुखसियर, जिनके नाम के आगे आप लिखते हैं चाहे बेखबर, लंपट, मूर्ख, है ना, मोहम्मद शाह रंगीला। तो इसका मतलब भारत में कहीं ना कहीं गड़बड़ थी। आगे पढ़ो, 3 कर्नाटक युद्ध, आंग्ल फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा। टिक कर लो, इन दोनों का कंपटीशन सिर्फ इंडिया में या यूरोप में भी? ये हर जगह लड़ रहे हैं, आपस में लड़ते हैं, हमारा नाम लेते हैं। पहला टिक करना, प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, यूरोप में ऑस्ट्रिया पर अधिकार। इसके लिए लड़ रहे थे कि ऑस्ट्रिया मेरा। कौन दोनों लड़ रहे थे? फ्रांस और ब्रिटेन, नाम हमारा लेंगे। तो यूरोप में ऑस्ट्रिया पर अधिकार, फिर पढ़ो, को लेकर प्रारंभ हुए इस युद्ध का प्रभाव भारत में भी दिखा। इसके बाद सेकंड लास्ट लाइन टिक करना, 1748 में एला शपे, ये किसका नाम लग रहा है तुम्हें? ऑक्स ला शापेल, उसी का नाम है ये, एक्स ला शापेल। पेपर में थोड़ा सा बदल देंगे, एला शपे तो पकड़ना पड़ेगा, किस संधि से समाप्त हुआ। नेक्स्ट टिक कर लो, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, ये किसके लिए था? हमारे यहाँ राजा कौन बनेगा? राजा हमारे, परिवार हमारे, लड़ ये दोनों रहे हैं कि मेरा बनेगा मेरा। यहाँ लिख लो, उत्तराधिकार का युद्ध। पहला कारण था ऑस्ट्रिया, दूसरा कारण था हमारा उत्तराधिकार। कोई से का कोई मतलब नहीं, विदेशी हैं लेकिन लड़ रहे हैं कि ये राजा बनेगा। अंडरलाइन करना, 49 से 54, 49 में फ्रांसीसी सेना ने अर्काट या अंबूर, कर्नाटक की राजधानी पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। पढ़ लो आगे बस, नवाब मारा गया। फ्रांसीसियों ने चांद साहिब या चांदा साहब और अंग्रेजों ने मोहम्मद अली का साथ दिया, तो 2 का साथ अलग अलग ने दिया। अंततः रॉबर्ट क्लाइव ने फ्रांसीसी अधिकारी जैक्स लॉ और चांद साहब को मात दी। तो नाम हमारे, राजा हमारे, बनना भी हमारे को, लेकिन आपस में कौन लड़ रहे हैं? फ्रांसीसी और अंग्रेज। ये उत्तराधिकार का युद्ध है, कर्नाटक का दूसरा युद्ध। तीसरे पे आ जाओ, ये 58 को 59 बना लो, 1759 था या 56 था? 56 ठीक कर लो इसको। 56 से 63, 7 साल था ना, 4 वो और 3 वो, 56 कर लेना ठीक इसको, से 63। अंडरलाइन करना, तृतीय कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ। इंग्लिश गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव बड़ा चालाक आदमी है। इस क्लाइव ने अंग्रेजों की जड़ें कहां जमाई हैं? पूरे भारत में, बंगाल में, बहुत तेज दिमाग था। रॉबर्ट क्लाइव फ्रांसीसियों के गढ़ चंद्रनगर पर 1757 में अधिकार कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना, 22 जनवरी 1760 वांडीवाश के युद्ध में ब्रिटिश सेनापति आयरकूट ने फ्रांसीसी सेनापति लाली को निर्णायक रूप से पराजित कर पौंडीचेरी पर अधिकार कर लिया। पौंडीचेरी किसका था? फ्रांसीसियों का। बाद में वापस करेंगे, और जब आपका देश आजाद हुआ तो किसके अंडर था? फ्रांसीसी। 54 में जाएंगे फ्रांसीसी, लेकिन ये एक तरह से ये कि तुम्हें दे रहे हैं लेकिन लड़ना मत, आगे हमसे पंगे मत लेना। किसको कह रहे हैं? ये फ्रांसीसियों को। अंडरलाइन कर लो, पौंडीचेरी पर अधिकार कर लिया था अंग्रेजों ने। सप्तवर्षीय युद्ध की समाप्ति के बाद हुई पेरिस की संधि, आ पा पे, 3 संधि है ना ये, से तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हो गया। इस युद्ध के बाद भारत में फ्रांसीसियों की चुनौतियां पूरी तरह समाप्त हो गई और ब्रिटिश राज की स्थापना का कार्य प्रारंभ हुआ। तो पूछेंगे किस लड़ाई के बाद फ्रांसीसी लगभग खात्मे की तरफ चल पड़े? वांडीवाश। ये किसके बीच में हुआ था? 7 साल वाले। 7 साल कब से कब तक है? 1756 से लेके और 63 तक। नेक्स्ट टिक करना, 23 जून 1757 प्लासी की लड़ाई से बंगाल और अक्टूबर 1764 बक्सर की लड़ाई में बंगाल मुगल सम्राट शाह आलम और अवध के नवाब शुजाउद्दौला पर निर्णायक विजय। बंगाल के आगे क्या लिखना चाहिए था? मीर कासिम। लिख लो, यहाँ लिखो, बंगाल के नवाब मीर कासिम। 3 हारे थे ना ये, मीर कासिम, शाह आलम सेकंड और शुजाउद्दौला। इस शुजाउद्दौला ने अब्दाली की मदद कब की थी? 1761 में, 3 साल पहले। अब ये अंग्रेजों से लड़ रहा है, तब ये किसकी मदद कर रहा था? अब्दाली की। किससे लड़ने के लिए? मराठे। तब घर की लड़ाई थी, तब तो विदेशियों के साथ खड़े हो गए। अब 3 साल बाद जाके कह रहे हैं विदेशियों तुम निकलो, तो क्यों निकलेंगे वो? ये टिक कर लो, निर्णायक विजय। नेक्स्ट भी अंडरलाइन करना, दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण शक्ति मैसूर पर अंग्रेजों ने 4 युद्धों, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध
1780 से 84 और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 90 से 92 और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799। इसका टारगेट किसका मर्डर था? टीपू सुल्तान। कोई संधि नहीं हुई। पहले की संधि का नाम क्या था? मद्रास। सेकंड मंगलौर। तीसरी श्रीरंगपट्टनम। यही तीनों के नाम लिख लो शॉर्ट में आसपास ही, जब पढ़ो तो दिमाग में दोबारा से आ जाए। लिख लो मंगलौर की संधि, सॉरी पहले मद्रास, हाँ ठीक है, पहले लिख लो। पहली मद्रास की, दूसरी मंगलौर और तीसरी राजधानी श्रीरंगपट्टनम। पहली मद्रास की संधि, दूसरी मंगलौर की संधि। यानी मद्रास की संधि कब हुई होगी? 1769 में। मंगलौर की कब हुई होगी? 1784 में। और 1792 में श्रीरंगपट्टनम की, और 99 में तो मर्डर ही कर दिया। ठीक है, तीनों संधि लिख ली। आप एक किसकी संधि है? कर्नाटक। पहले युद्ध का कारण क्या था? ऑस्ट्रिया। दूसरे का उत्तराधिकार, और तीसरा वैसे ही लड़ रहे थे क्योंकि 7 साल चल रहा था, तो यहां भी चल रहा था, विदेशों में चला था वो। नेक्स्ट पे आ जाओ। 18वीं सदी का भारत सर्वाधिक शक्तिशाली सत्ता किसकी थी? मराठों की। ये टिक कर लो। जब औरंगजेब मरा तो क्या लग रहा था? भारत पे कौन राज करेंगे? मराठे। ये टिक कर लेना, मराठे। जो अंग्रेजी राज की स्थापना में सबसे बड़ी बाधक थी, अंग्रेजी राज की स्थापना में, तो अंग्रेजों को तो युद्ध लड़ना ही नहीं पड़ा ज्यादा। पहले ही कौन आ गया था? अहमद शाह अब्दाली। और अब्दाली का साथ इंडियंस ने दिया, और किसको हरवा दिया? मराठे। अब अंग्रेजों की हिम्मत बढ़ी, और फिर मराठों से वो कितने युद्ध लड़ेंगे? 3। अंडरलाइन करना ये। अंग्रेजी राज की स्थापना में सबसे बड़ी बाधक थी मराठे। 3 आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82। क्या इस दौर में मैसूर पर भी अटैक हुआ था? 80 से 84 किसका अटैक था? दूसरा। उसके बीच में देखो 75 से 82, वहां भी लड़ रहे हैं और वहां भी। अंडरलाइन रखना। दूसरा 1803 से 1806, इस टाइम तक खत्म हो चुके थे। और तीसरा 1817 से 18। ये 3 लड़ाइयां किसके साथ हैं? मराठों के साथ। में मराठों को पराजित कर पेशवा को बिठूर में पेंशन पर भेज दिया। याद है पेशवा 2 थे, एक मोरोपंत और एक विश्व मोहन भट्ट। कौन था वो? जो किसके? शाहू के टाइम पे नंबर 1 बन गया था। फिर उसका 20 साल का बेटा बना था, जिसने देखो मालवा और ये सब अपने अंडर, और फिर उनका बेटा पोता 2 के नाम पर 21 साल वो, उसी के टाइम पे पानीपत के युद्ध 1761 तक। नेक्स्ट चेक करना। तो बाद में इसको पेशवा को बिठूर में पेंशन पर भेज दिया। फिर 57 तक वो जो लड़ते रहे थे वो पेशवा ही तो थे, बच्चे कुछ। नेक्स्ट चेक करना। मराठों की पराजय के अनेक कारण थे, जैसे आपसी द्वेष। इसका एग्जाम्पल क्या दोगे? अब्दाली की मदद किसने कर दी? इंडियंस ने। यानी आपसी द्वेष है इनमें। अंडरलाइन कर लो। अस्थायी अर्थव्यवस्था थी इनकी। दौलतराव सिंधिया जैसे कमजोर शासक, सिंधिया, होलकर, कल पढ़े थे ना हमने इनके परिवार, भोंसले। हाँ, कमजोर सैन्य व्यवस्था, अंग्रेजों की सैनिक श्रेष्ठता और कंपनी की जासूसी व्यवस्था। हर चीज को पहले से पता लगा लेती थी, कंपनी बड़ी चालाक थी। नेक्स्ट करना। मराठों पर अधिकार करने के पश्चात संपूर्ण भारत की विजय में केवल सिंध और पंजाब जीतने शेष थे। और पंजाब में कौन बैठा हुआ था? पंजाब का शेर रणजीत सिंह। जैसे ही रणजीत सिंह मर जाएंगे, कब? 1839, 10 सालों में पंजाब भी खा जाएंगे। ये टिक कर लो। रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 के बाद अंग्रेजों ने पंजाब की अव्यवस्था का लाभ उठाकर 2 युद्ध, पहला आंग्ल सिख युद्ध 45-46 और दूसरा 48 से 49, पंजाब को भारतीय साम्राज्य में शामिल कर लिया। तो जो आपके भारत में ताकतवर थे ना, या तो मराठे थे, या मैसूर था, या बंगाल वाले, या महाराजा रणजीत सिंह, इन सबको एक एक करके पहले लड़वाया। और सिख को लड़वाना नहीं पड़ा क्योंकि अकेले बचे थे। इनके साथ भी जब वो मर गए तो कोई बचा ही नहीं, 2 युद्ध करके इनको हड़प गए। मराठों को कितने युद्धों में खत्म कर दिया? और मैसूर 4, और बंगाल की तरफ प्लासी और बक्सर, यानी 2-2, 4-4 युद्ध में सबका खात्मा कर दिया, जो सबसे ज्यादा अमीर प्रांत थे आपके। नेक्स्ट करना। चार्ल्स नेपियर ने 1843 में सिंध पर जो बचा था अनैतिक कार्यवाही कर उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। तो कोई भी इल्जाम लगा के सिंध पे भी कब्जा। तो अब सिंध भी इनका, पंजाब भी इनका। किनकी मौत के बाद? महाराजा रणजीत सिंह। याद है? सिंध, लाहौर, मुल्तान, पूरा पंजाब उनका था। वो कब एक्सपायर हुए? 1839 में। तब तक ये नीचे सारा संभाला है। कौन कौन सा हिस्सा? मैसूर और बंगाल और इस तरफ का जितना अवध वाला था, सारी बेल्ट ले तो ली इन्होंने प्लासी में। इसके बाद नेक्स्ट चेक करना। भारत ने अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना में सैनिक श्रेष्ठता इनके पास थी, आर्थिक रूप से शक्तिशाली। तो आर्थिक भी तो आप ही ने करवा दिए। कहाँ का व्यापार मुफ्त करवा दिया? बंगाल का। ये हमें पैसे दे रहे, हमने कहा पैसे ही नहीं चाहिए। और फिर क्या किया इन्होंने? कहाँ की दीवानी हड़पी? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। कौन से युद्ध के बाद? बक्सर। कमाई का बढ़िया साधन। जिसकी कमाई होगी उसकी सेना तो अपने आप बढ़िया बनेगी, क्योंकि पैसा है तो हथियार है, पैसा है तो सैनिक है। पैसे का आपने इनका रास्ता बना दिया। 9 सैनिक श्रेष्ठता, पानी पे ये हावी हुए थे। किन लोगों के ऊपर? पुर्तगाली। तो अब इनसे सब डरेंगे। अधिकारियों की नेतृत्व कौशल क्षमता, इनके अधिकारी चालाक भी तो थे, आपके कमजोर कड़ी को तुरंत पकड़ लेते थे। अब मीर जाफर कमजोर था, ये किसने पता लगाया? अंग्रेजों ने ना, उस चीज का फायदा उठाया। तो इनकी ये कौशल क्षमता। शासकों की श्रेष्ठ नीतियां थी, जैसे सहायक संधि। सहायक संधि क्या थी? पैसा तुम्हारा खर्च होगा और सेना किसकी पलेगी? अंग्रेजों की। खाएंगे राजा के घर में और राजा के साथ ही दगाबाजी करेंगे इनके एक इशारे पर। तो सहायक संधि। इसमें सबसे पहले कौन आया था? हैदराबाद।
जिनके कि निजाम खुद ही चुगलखोर भी थे और भारत के विरोधी भी। व्यपगत की नीति, व्यपगत क्या थी? लैप्स की नीति, हड़प की नीति, लिख लो यहाँ, हड़प, लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंग्लिश में लिखा है। सब्सिडियरी अलायंस, सहायक संधि का अंग्रेजी नाम। ये सारा पेज समझ में आ गया? ये निचोड़ है कि कैसे इनकी एंट्री हुई। अगला देखो बंगाल। बंगाल में आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ सारा, इसको दोबारा से यहाँ से पढ़ लें। मुगल काल के बंगाल में आधुनिक पश्चिमी बंगाल प्रांत, समूचा बांग्लादेश, बिहार और उड़ीसा सम्मिलित थे। तो बंगाल का मतलब आज का बंगाल या पूरा एरिया? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश। सबसे अमीर प्रांत कौन सा था? यही। यहाँ याद है मुर्शीद कुली खान, अली वर्दी खान, बेटा नहीं हुआ दामाद बना था, फिर आगे जाके सिराजुद्दौला, वही कहानी। अंडरलाइन करना। मुगल कालीन भारत का सर्वाधिक संपन्न राज्य था। मुगलों के खजाने का एक बड़ा हिस्सा कौन देता था? बंगाल। अंडरलाइन रखो। बंगाल के पहले स्वतंत्र शासक मुर्शीद कुली खान किसकी मौत के बाद बने थे? औरंगजेब। औरंगजेब मरा और इसने कहा मैं स्वतंत्र हूं, और सबसे पहले कब्जे में भी आया। जो स्वतंत्र होगा वही कब्जे में आएगा। अंडरलाइन कर लो मुर्शीद कुली खान। फिर पढ़ो उसका उत्तराधिकारी शुजाउद्दीन, और अंडरलाइन करो अली वर्दी खान। बंगाल इतना संपन्न हो गया कि इसे भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। लिख लो कामधेनु गाय। बहुत पैसा था बंगाल में। बंगाल की इतनी अमीरी का कारण क्या था? इनकी जलोढ़ मिट्टी। यहाँ इतनी पैदावार थी, लेकिन जब अंग्रेज आया था 5 साल में यहाँ भूखे मर गए थे लोग। अंग्रेजों ने कब इनके ऊपर अटैक किया था? 1757 और 1764, और फिर 1770 में यहाँ क्या हुआ था? अकाल। वो बंगाल जो इतना अमीर था कि कामधेनु गाय, भारत का स्वर्ग, वहां 1770 में अकाल पड़ा, लाखों लोग भूखमरी से मर गए, इतनी गरीबी एकदम से। इसका कारण था अंग्रेजों की नीतियां। इन्होंने सबसे ज्यादा बर्बाद किया हमारे किसानों को, और देश का पेट कौन भरता था? किसान। याद है जब मैसूर पे इन्होंने अटैक किया तो क्या लिखा? कि मैसूर का किसान बहुत ज्यादा संपन्न है, बजाय कहाँ के किसानों के? बंगाल। क्योंकि तुम बंगाल को पहले ही खा गए तो तुम्हें संपन्न लगेंगे ही मैसूर वाले। अंडरलाइन कर लो ये। बंगाल में नेक्स्ट पॉइंट, डचों, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने बंगाल में जगह जगह अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित कर ली, जिनमें हुगली सर्वाधिक महत्वपूर्ण बंदरगाह था। हुगली बंदरगाह कौन सी नदी? कौन सी नदी है ये? हुगली। किसका पार्ट है ये? गंगा का। गंगा ही तो है यहाँ। अगला पॉइंट टिक करना। बंगाल की जनसंख्या 15,000 से बढ़कर 1 लाख के करीब हो गई। ये पैदा हो गए या बाहर से आके बस गए? ये बाहर से आ गए, विदेशों से आ गए सारे। ये कौन कौन सी कंपनियां आ गई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, सबने अपना धावा इस बंगाल पे क्यों बोला? क्योंकि बंगाल बहुत अमीर था। अंडरलाइन करना। ढाका और मुर्शिदाबाद। ढाका का क्या फेमस था? ढाका की मखमल। लिख लो यहाँ, ढाका की मखमल ही तो है जिसके बारे में प्रसिद्ध है कि आप एक पूरी साड़ी या पूरी चादर अगर मखमल की हो तो उसको एक रिंग, एक अंगूठी के छेद में से निकाल लेते हैं। पता है तुम्हें ये बात? ये कहावत थी इंग्लैंड में कि कपड़ा हो तो भारत जैसा हो, कि पूरी साड़ी जो यहाँ बनती थी या चादर या कुछ भी, वो इतना महीन हो जाता था, इतना सॉफ्ट था कि एक छल्ला छोटा सा रिंग का, उसमें से पूरी चादर, पूरा कपड़ा निकल जाता था। तो ढाका की क्या फेमस थी? मखमल। हमारे कंपटीशन में पूरी धरती पे कोई देश नहीं था जिसके पास इतना बेहतरीन कपड़ा हो। हम अपने कपड़े के कारण विदेशों में प्रसिद्ध हुए थे। हमारे यहाँ जो कपड़े का रंग था ना, कपड़े पे जो कलर्स उभरते थे, फ्लावर्स, नीला रंग कहते हैं जिसको तुम कहते हो भारत का नील। ये कहते हैं जिस कपड़े पे नील डलता था ना, उसकी चमक को कोई कंपटीशन में था ही नहीं। इंग्लैंड का कपड़ा बिल्कुल बेकार दिखता था भारत के कपड़े के सामने, इसकी डिमांड बहुत थी, तभी तो यहाँ बर्बाद किया इन सबको। हमारे कारीगरों का हाथ का हुनर था इतना सुंदर कपड़ा बुनना, लेकिन इस सबको खत्म कर दिया क्योंकि उनके वहां क्या आ गई थी? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जिसमें कपड़ा किससे बनने लग गया? मशीन। और उस मशीनी कपड़े की कीमत कम इसलिए हो गई क्योंकि वो एक दिन में बहुत सारा बनता था, और यहाँ आके वो कपड़े पे से क्या हटा दिया? टैक्स। तो आपका कपड़ा कहाँ बचेगा? खत्म हो जाएगा। ये आगे देखो क्या बताते हैं। तो ढाका और मुर्शिदाबाद 2 घनी आबादी वाले जिले थे। ढाका की, इस पूरे इलाके की मखमल बहुत फेमस थी। अगले पेज पर आ जाओ। पहला पॉइंट सिर्फ पढ़ लो। 1663 और के बीच, ये थोड़ा सा गलत, 33 और 63 के बीच बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल शासन के अधीन फैक्ट्रियां और कारखाने स्थापित किए। क्यों? उस टाइम किसका राज था? ये औरंगजेब का काल चल पड़ा था बीच में 1658 में, और उससे पहले शाहजहां का। शाहजहां और औरंगजेब के टाइम किसी की औकात नहीं थी कि यहाँ अपनी मर्जी करते, तो स्थापित करने और शांतिपूर्वक व्यापार करने के लक्ष्य पर कार्य किया। ये कब तक सीधे रहे? जब तक औरंगजेब के सामने ये आपको पैसा दे के जाते थे, आपकी कमाई होती थी इनके व्यापार से, लेकिन बाद में ये हमारी कमाई खत्म कर देंगे। नेक्स्ट पढ़ना। 1651 में शाह शुजा, याद है शाह शुजा किसी का भाई है? ये औरंगजेब का भाई था ना शाह शुजा, वही। शाह शुजा से अनुमति प्राप्त कर ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अंडरलाइन कर लो, शाह शुजा औरंगजेब के भाई से परमिशन लेके ईस्ट इंडिया कंपनी ने हुगली में कारखाना स्थापित कर बंगाल की प्रमुख निर्यात मूलक वस्तुएं शोरा, रेशम और चीनी का व्यापार प्रारंभ किया। किसकी परमिशन ली गई है ये? शाह शुजा किसका बेटा है? औरंगजेब का भाई है और शाहजहां का बेटा। 4 बेटे थे ना इसके, जिनमें दारा शिकोह को दिल्ली रखता था, ये आगरा, दिल्ली, लाहौर। एक को रखता था दक्कन में औरंगजेब, जिससे सच में थोड़ा दबता और डरता था। एक शाह शुजा और एक का नाम क्या था? नाम भूल गई मैं, दिमाग से निकल गया।
म से कुछ नाम था, याद नहीं आ रहा, जो भी था, क्या नाम था, मुराद, नहीं मुराद तो नहीं था शायद, कुछ ऐसा ही नाम था, याद आ जाएगा, शायद मुराद था, भी दिमाग में स्लिप हो गया। 4 लड़के, इन चारों में इसको सबसे ज्यादा को लगता था गड़बड़ करने वाला औरंगजेब। दक्कन औरंगजेब को दे रखा था, मुराद ही था। शाह शुजा, मुराद, औरंगजेब और दारा शिकोह। दारा शिकोह ऊपर की बेल्ट में था, एक इस तरफ था और एक इस तरफ था। दक्कन किसको पकड़ा रखा था, औरंगजेब को। औरंगजेब जब तक था ना तब तक शिवाजी उभर नहीं पाए थे। औरंगजेब जब ऊपर गया था ना लड़ाई झगड़ा करने अपने भाई को मारने, तब फिर यहाँ पे कौन उभरा था, शिवाजी, क्योंकि जब तक औरंगजेब था तो वो इस एरिया का स्वामी बन के रहा था। ये टिक कर लो आगे। तो शाह शुजा से इसने परमिशन ली। अगला पॉइंट में कुछ नहीं है पेपर में आने का, उससे अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, टिक करना। 1670 से 1700 के बीच, यानी किसका राज है, औरंगजेब का। पढ़ो, बंगाल में अनधिकृत अंग्रेज व्यापारियों जो स्वतंत्र और कंपनी के नियंत्रण से मुक्त होकर व्यापार करते थे, इनका बोलबाला शुरू हो गया था। कहते हैं औरंगजेब बहुत स्ट्रिक्ट था, लेकिन औरंगजेब की गलती थी। क्या गलती थी, इसने अपने जीते जी अपने एरिया को इतना बढ़ा लिया कि उस सारे एरिया में कहीं ना कहीं क्या होंगे, विद्रोह, और उन विद्रोह को दबाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जब ये बुढ़ापे की तरफ गया ना तो धीरे धीरे करके विद्रोह किस तरफ नजर आने लगे, बंगाल, ऊपर की तरफ लाहौर में, और इसके अलावा दक्कन की तरफ। ये चारों तरफ से घिरने लग गया, इसलिए इसके बेटे काबिल नहीं बन पाए। अंडरलाइन करना। तो ये उस टाइम की बात है जब ये यंग था, बाद में फिर जब ये मरने की तरफ आएगा तो धीरे धीरे बुढ़ापे में अनधिकृत अंग्रेज व्यापारियों ने बोलबाला जमा लिया। इन व्यापारियों की गतिविधियां ही आगे जाकर मुगल और अंग्रेजों के बीच संघर्ष का कारण बनी। नेक्स्ट करना, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से पहले अलीवर्दी खान ही एकमात्र बंगाली नवाब था जिसने कंपनी की गतिविधियों को नियंत्रित करते हुए कलकत्ता और चंद्रनगर की किलेबंदी का विरोध किया था। तो किन दो लोगों ने विरोध किया, अलीवर्दी और सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला ने स्पष्ट कहा था तुम यहाँ किलेबंदी नहीं करोगे, तो इन्होंने कहा था ठीक है लड़ ले, अगर तू जीत गया तो किलेबंदी बंद, और अगर हम जीत गए किलेबंदी चलेगी। किसने गद्दारी की थी यहाँ, मीर जाफर ने। सिराजुद्दौला पे आ जाओ, अगला पॉइंट। अलीवर्दी के बाद उसका नाती सिराजुद्दौला 1756 को बंगाल का नवाब बना। अलीवर्दी का बेटा नहीं था, 3 बेटियां थी, तो उसने सबसे छोटी बेटी के बेटे को बना दिया राजा। इससे जो बीच वाली बेटी थी वो चिढ़ गई, और वो घसीटी बेगम नाम से वो इसको दुखी करेगी, अपनी मौसी को मारेगा बाद में ये। इसमें अगले पॉइंट में आ जाओ, पढ़ लो। सिराजुद्दौला के राजगद्दी के प्रतिद्वंदी और विरोधियों में सिर्फ पढ़ेंगे पूर्णिया के नवाब शौकत जंग, सिराज की मौसी घसीटी बेगम, और सेनापति टिक कर लो मीर जाफर। ये गड़बड़ करेगा। 2 पॉइंट छोड़ सकते हो, छोटे हैं, पेपर के लिए उतने नहीं है, रीडिंग घर पे करना। अगला टिक करना। 1756 में सिराजुद्दौला को मुगल शासक से एक फरमान द्वारा बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर उसकी सूबेदारी का अनुमोदन कर दिया गया। यानी सिराजुद्दौला को कह दिया कि तू राज कर सकता है। कहां से आया ये फरमान, मुगलों ने। तो मुगलों ने किसको कह दिया कि तू लगभग आजाद है, सिराजुद्दौला। कहां का राजा है ये, अब इसको कह दिया तू कर ले काम। अगला पॉइंट टिक करना। 1717 मुगल सम्राट फर्रुखशियर, याद है फर्रुखशियर बेवकूफ टाइप का ही राजा था, टैक्स भी करेगा वही। मुगल सम्राट फर्रुखशियर द्वारा जारी फरमान में सीमा शुल्क से मुक्त व्यापार करने की अनुमति के बाद कलकत्ता की अंग्रेज फैक्ट्री, नेक्स्ट लाइन, कर मुक्त व्यापार करने का परमिट मिल गया। यानी अब इनको टैक्स नहीं देना। पहले ये टैक्स में लाखों रुपए हमें देते थे तो हमें फायदा था, अब इनका टैक्स बंद हो गया। आपकी कंपनी पे, आपके इंडियन माल पे टैक्स लगेगा, तो आपका माल तो महंगा हो गया जो आप बेच रहे हैं, इनका सस्ता। कौन फिर इस चीज को जाके ठीक करने की कोशिश करेगा, मीर कासिम। और इसलिए कौन सी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, बक्सर का युद्ध। मीर कासिम ने क्या कहा था, अगर तुम टैक्स नहीं देते तो कोई बात नहीं, मैं अपनों से भी टैक्स नहीं लूंगा। हमें पता था क्वालिटी किसकी अच्छी थी, हमारा बिकता सामान, लेकिन जब टैक्स नहीं लेंगे तो इस बात से चिढ़ गए अंग्रेजों, फिर लड़ना पड़ा। ये टिक कर लो, कहां पहुंचे हम, कर मुक्त व्यापार ना। नेक्स्ट टिक करना। प्लासी के युद्ध के बाद दस्तक था परमिशन लेटर, उसको दस्तक बोलते थे। परमिशन लेटर का दुरुपयोग अत्यधिक बढ़ गया, जिसे कार्नवालिस के समय समाप्त कर दिया गया। सिराजुद्दौला 1756 में कासिम बाजार पर आक्रमण कर उस पर कब्जा कर लिया। कासिम बाजार में किसकी फैक्ट्रियां थी, अंग्रेजों की, तो चिढ़ गए ना कि ये कैसे आ गया। नेक्स्ट पढ़ लो। जून 1756 कलकत्ता पर नवाब ने अधिकार कर लिया। कलकत्ता किसने बसाया था, इसका मतलब अंग्रेजों को भगाने के लिए कौन काम कर रहा है, यहाँ का नवाब, जिसका नाम क्या है, सिराजुद्दौला। पहले इसने बाजार पे आक्रमण किया, बाजार में ही तो व्यापार होता है, इसने कहा व्यापार मेरे हिसाब से होगा। अब ये चंद्रनगर पे कब्जा कर लेगा, ये कलकत्ता पर, टिक कर लो। तो इसने कासिम बाजार पर और उसके बाद क्या किया, कलकत्ता पर। आगे पढ़ लो। और कलकत्ता के गवर्नर को एक द्वीप में जाके शरण लेनी पड़ी, जबकि हॉलवेल की घटना याद है तुम लोगों को, एक महा झूठा अंग्रेज क्या लिखता है ये कि ये राजा बहुत निर्दयी है, इसने हमें पकड़ लिया और 100 कहीं लिखा है 23, कहीं 146, हमारे इसमें औरतें और बच्चे भी थे, हमें पकड़ के इसने
पता नहीं झूठ इतना लिखा जो कि पॉसिबल नहीं है। 10 बाय 10 के कमरे में रोक दिया। 10 बाय 10 के कमरे में कुछ भी करके 146 आदमी, चाहे तुम उनको कितनी कोशिश कर लो, खड़े भी नहीं हो सकते, बैठ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये झूठी बात है और इसने लिख दी है बात। इसे कहते हैं हॉलवेल, इस आदमी का नाम। और कहता है सब मर गए रात में, एक रात में हम सब मर गए, बस 23 बचे, जिनमें से एक मैं हूं जो ये बात तुम्हें बता रहा हूं। और इसको अंग्रेजों ने कहा ये काल कोठरी की घटना। जानबूझ के ऐसा दिखा रहे हैं कि इंडियंस कितने निर्दयी हैं, झूठी बात बोल रहा है ये हॉलवेल। ये टिक कर लो। अगला पॉइंट, हॉलवेल अपने कुछ साथियों के साथ नवाब के समक्ष आत्मसमर्पण कर देता है। अगला पॉइंट टिक करना। 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने बंदी बनाए गए 146 कैदियों को, जिनमें औरतें और बच्चे भी थे, एक घुटन युक्त अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। अगले दिन केवल 23 व्यक्ति ही जीवित बचे। देखो अपनी बातों को कितने झूठ बताते हैं। और हमारे अमृतसर में कितने लोग मार दिए थे? हजारों। और फिर क्या बोले, थोड़ा सा दिमाग सा खराब हो गया था देशभक्ति के चलते, इसलिए इसने ऐसा स्टेप लिया। अपनी बड़ी गलती भी कुछ नहीं, और ये झूठी बातें, इतने आदमी इतने छोटे कमरे में नहीं आ सकते जितना इन्होंने लिख के दिया। अगले पेज पर आ जाओ। इस घटना को अंग्रेज इतिहासकारों ने ब्लैक होल ट्रेजेडी, टिक कर लो। ये पूछेंगे ब्लैक होल ट्रेजेडी किसके काल की है? सिराजुद्दौला। किसने कही है हमें बात? हॉलवेल नाम से झूठे अंग्रेज ने, ब्लैक होल ट्रेजेडी। अगला टिक करना। 1756 में मद्रास से रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सैनिक टुकड़ी को कलकत्ता भेजा गया। नेक्स्ट पॉइंट, क्लाइव ने सबसे पहले बजबज पर, यह बंदरगाह था, 1757 को कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। पहले सिराजुद्दौला ने क्या क्या लूट लिए थे? कासिम बाजार और कलकत्ता। किसने ले लिया अपने कब्जे? हमारे राजा ने। अब ये किसको भेज रहे हैं कि तू लूट वापस इन चीजों को? इस आदमी को, क्लाइव को। तो क्लाइव ने क्या छीना? कलकत्ता। अब तभी तो लड़ाई हुई इनकी। एक पॉइंट छोड़ के अगला टिक करना। सिराज की कमजोर स्थिति का लाभ उठाकर, क्या कमजोरी थी सिराज के? अंदर गद्दार थे। कौन था गद्दार? मीर जाफर। और सिराज से चिढ़ने वालों की लाइन लगी हुई थी, ये अंडरलाइन कर लो। सिराज की कमजोरी का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने मुर्शिदाबाद की गद्दी पर अपने किसी कठपुतली शासक को बैठाने की योजना बनाई, जिसमें सिराज के विरोधियों ने भी उसका साथ दिया। तो ये गद्दारी कौन लोग कर रहे हैं? अपने देश वाले। और किसकी तरफ मिल गए ये? अंग्रेजों की तरफ। नेक्स्ट टिक करना। सिराज के विरोधियों में मीर जाफर, जिसे नवाब ने सेनापति के पद से हटा दिया था, राय दुर्लभ। तुम राय का मतलब समझे? राय, राव साहब, राय साहब, अंग्रेजों के चहीते हैं ये। इसके बाद नेक्स्ट टिक करना। बंगाल का एक बहुत अमीर आदमी था, जगत सेठ। सेठ से समझ जाओ बहुत अमीर आदमी। तो आपके देश के अमीर लोग किसको फेवर कर रहे हैं? अंग्रेजों को। और किससे लड़ रहे हैं? अपने खुद के इंडियन से। क्या नाम है इसका? सिराजुद्दौला। ये 3 नाम है, मीर जाफर, राय दुर्लभ और जगत सेठ। नेक्स्ट पॉइंट की सेकंड लाइन टिक करना। अंग्रेजों और षड्यंत्रकारियों में कुछ गुप्त समझौते हुए, जिसके तहत क्या बोले? मीर कासिम क्या बनेगा? अब क्या बन जाएगा ये? अगला रहेगी कठपुतली लेकिन नवाब है ये। नेक्स्ट टिक करना। मीर जाफर को सिराज के बाद अगला बंगाल का नवाब प्रस्तावित कर अंग्रेज प्लासी के युद्ध की तैयारी में जुट गए। क्या ये युद्ध हुआ था? किसने नहीं किया ये? मीर जाफर ने। लेकिन कौन इसका भुक्तभोगी बना? सिराजुद्दौला। अगला पॉइंट, प्लासी का युद्ध तुम्हें पता है, जल्दी से टिक कर लो। भारत के निर्णायक युद्धों में एक प्लासी, नादिया जिला, नदिया को नादिया कर लो, नादिया जिला गंगा नदी के किनारे, अंग्रेजी सेना क्लाइव के नेतृत्व में, क्लाइव को डबल टिक कर लो, इसने बसा दिया अंग्रेज पूरा साम्राज्य। क्लाइव के नेतृत्व में, अगला भी टिक करना, नवाब की सेना, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? मीर जाफर, जो महागद्दार आदमी है, और यार लतीफ खान और राय दुर्लभ। कौन राय दुर्लभ? जो चीटिंग करेगा। 3 चीटिंग करेंगे ना, जगत सेठ, राय दुर्लभ और मीर जाफर, जिनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग शायद मीर जाफर होगा, इसीलिए मीर जाफर को क्या बनाएंगे? ये बंगाल का नवाब। ये टिक कर लो, राय दुर्लभ। 23 जून 1757। नेक्स्ट पढ़ लो। नवाब की सेना के वफादार सिपाही थे मीर मदान और मोहनलाल। अब इस मीर से समझो ये मुसलमान है, लेकिन ये साथ राजा का दे रहा है। पढ़ेंगे सिर्फ। मैदान में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए, जबकि तीनों धोखेबाज सेनापति युद्ध क्षेत्र में एक भी गोला दागे बगैर वापस लौट गए। तो मैंने क्या बताया, इन्होंने सेना लड़ने ही नहीं भेजी। सेना किसकी मानती है? सेनापति। और सेनापति में 2 तो गद्दार हैं, एक राय दुर्लभ और एक मीर जाफर। नेक्स्ट चेक करना। सिराज को पकड़कर मार दिया गया और 28 जून 1757 को अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया। कैसा नवाब है ये? कठपुतली। अब इससे रोज पैसे खाएंगे और फाइनली जिस दिन ये पैसे देने से मना करेगा, फिर क्या कहेंगे? हट यहाँ से। और कौन बैठेगा? मीर कासिम। मीर कासिम समझदार है, चालाक है। सबसे पहले अपनी राजधानी दूर ले जाएगा, रोज का आना टलेगा, फिर धीरे धीरे क्या कहेगा? इंडियंस का टैक्स माफ करूंगा, आपको तो कुछ नहीं कह रहा। इस बात से चिढ़ जाएंगे। मीर जाफर जल्दी से पढ़ लो, इसने क्या गद्दारी की। पहला पॉइंट, जून 1757 को क्लाइव ने मुर्शिदाबाद में मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। बंगाल में कंपनी ने नृप निर्माता, किंग मेकर की भूमिका निभाई। अब राजा कौन बना रही है? कंपनी, जिसका यहाँ 1 रुपए का काम नहीं था, जो हमारे टुकड़ों पे पलते थे, अब वो यहाँ राजा बना रहे हैं। नेक्स्ट देखना। बंगाल की नवाबी के बदले, अंडरलाइन कर लो, मीर जाफर ने कंपनी को 24 परगना की जमींदारी दे दी और क्लाइव को उमरा की उपाधि से पुरस्कृत किया। जब जमींदारी मिलती है, इसका मतलब आप क्या इकट्ठा कर सकते हैं? टैक्स। फिर आपकी कमाई का साधन बन गया। नेक्स्ट करो। मीर जाफर ने क्लाइव को 2,34,000 पौंड की व्यक्तिगत भेंट की, पर्सनल रुपए दिए इतने। 50 लाख रुपया सेना और नाविकों को पुरस्कार स्वरूप
बंगाल की सभी फ्रांसीसी बस्तियों को अंग्रेजों को सौंप दिया। तो सोचो कितना तो कैश दिया, और सारी बस्तियां जो किसकी थी, फ्रांस की, जिनसे की कमाई होती होगी। किसको पकड़ा दी है, अंग्रेजों को। अंग्रेजों के पैसे कमाने का साधन तगड़ा बना दिया। किस आदमी ने, मीर जाफर, जो कुछ नहीं एक कठपुतली मात्र है। नेक्स्ट करना, मीर जाफर एक दुर्बल, दुविधाग्रस्त, राजनीतिक और प्रशासनिक क्षमताओं से हीन व्यक्ति था, जिसके कारण शीघ्र ही उसने उसके शक्तिशाली हिंदू सहयोगी राजा राम नारायण और दीवान दुर्लभ राय उसके विरोधी बन गए। ये कौन दुर्लभ राय है, जो पहले सिराजुद्दौला का विरोधी है और अब किसका, मीर जाफर का। अगले पेज पर आ जाओ। कालांतर में मीर जाफर और अंग्रेजों के संबंध बिगड़ गए। क्यों बिगड़े संबंध, क्योंकि इसे रोज पैसा खाते थे। रोज पैसा कहां से लाए, क्योंकि नवाब के प्रशासनिक कामों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप अधिक बढ़ गया। मीर जाफर, पीछे टिक करना, डचों के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र करने लगा। डचों की क्या औकात थी बीआईसी के सामने, कुछ भी नहीं। ये किससे हाथ मिला रहा है, डच, जो कि कुछ भी नहीं है। कौन सी लड़ाई के बाद डच तो बेदर थे, बेदरा। तो ऐसे हारे हुए लोगों से कह रहा है कि तुम मेरा साथ दो, किसको हटाने में, बीआईसी। ऐसा कैसे होगा। नेक्स्ट टिक करना, अंग्रेजों की धन की बढ़ती मांग से परेशान मीर जाफर ने अपने दामाद मीर कासिम के पक्ष में सिंहासन त्याग दिया। अब इतने रुपए मांग रहे हैं कि दे नहीं पाएगा, तो क्या बोला कि मैं हट ही जाता हूं। कौन बन जाएगा, मीर कासिम। नेक्स्ट करना, मीर जाफर कर्नल क्लाइव का गीदड़ कहलाता है। क्यों, ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि गीदड़ दिखावट करता है, उसके अंदर ताकत नहीं होती। तो लॉर्ड, ये कर्नल क्लाइव का गीदड़ कौन कहलाया, मीर जाफर। के शासनकाल में ही अंग्रेजों ने बांटो और राज करो की नीति को जन्म देते हुए एक गुट को दूसरे गुट से लड़ाने की शुरुआत की। मीर कासिम, आज इसको और बक्सर को पढ़ लेते हैं ताकि दोनों निपट जाएं। 10 मिनट हैं, दोनों पूरे हो जाएंगे। मीर कासिम में क्या अच्छाई थी, मीर कासिम ना प्लान करके काम करता था। किसने बिना प्लानिंग के काम किया, मीर जाफर। लालच में आके बोला मैं लड़ता ही नहीं। इसको ये अकल नहीं थी कि मीर जाफर आज तुझे वो अगर हेड बना रहे हैं तो वो कल तुझसे क्या खाएंगे, पैसा। ये इसकी मोटी बुद्धि में नहीं आया। इसको लगा एक बार पैसे देके और मैं फ्री हो जाऊंगा और फिर सारा पैसा मेरा ही है। इसको ये पता नहीं चला कि वो जोंक की तरह चिपक गए, अब वो हटेंगे नहीं, अब वो लगातार पैसा खाते जाएंगे और उनको आदत पड़ गई पैसा खाने की। तो इसके पैसे देना खत्म करने के लिए इसने सोचा अब मैं क्या करूं, तो किसको हेड बना दिया, मीर कासिम। कुछ लोग कहते हैं अंग्रेजों ने कहा था कि तू निकल यहाँ से, तेरे बस की है नहीं काम संभालना। मीर कासिम ने देख लिया था मीर जाफर किस तरह से परेशान है, तो सबसे पहला इसने काम किया, क्या चेंज कर दी, राजधानी। राजधानी परिवर्तन। और इसका फायदा ये हुआ कि जो इसका राजकोष था ना पैसे वाला, इसको ये अपनी राजधानी में ट्रांसफर कर लेगा। धीरे धीरे इसने प्लान किया कैसे इंडियंस को बराबरी पे लाऊं, क्योंकि वही पैसा देंगे इसको। तो इसने इंडियंस को क्या कहा, तुम्हारा सारा काम टैक्स फ्री। इस बात से कौन चिढ़ गए, बीआईसी वाले। उन्होंने कहा तू इनका टैक्स फ्री क्यों कर रहा है। उसने कहा भाई तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम्हारा टैक्स फ्री है ना, तुमसे थोड़ी पैसे मांग रहा हूँ, इंडियंस का टैक्स फ्री करूं, मेरी मर्जी, मेरी प्रजा, मेरी जनता। तो अंग्रेज बोले कि नहीं ये गलत होगा, और इनका टैक्स फ्री हो गया तो इनकी क्वालिटी बेहतर है, फिर तो इनका सामान बिकेगा और हमारी दुकानदारी बंद। तो अपनी दुकानदारी बचाए रखने के लिए किसके साथ लड़ेंगे, वो मीर कासिम। और मीर कासिम अकेला नहीं लड़ेगा, ये अवध के नवाब और दिल्ली में बैठे शाह आलम सेकंड को लाएगा। जल्दी से पढ़ लो इसको, मीर कासिम। सेकंड पॉइंट पढ़ना, या पहला पॉइंट सिर्फ पढ़ लो। मीर कासिम अली वर्दी के उत्तराधिकारियों में सबसे योग्य था, जिसके राज्यारोहण के तत्काल बाद मुगल सम्राट शाह आलम द्वारा बिहार पर आक्रमण का सामना करना पड़ा। कंपनी की सेना ने सम्राट को पराजित कर दिया। अगला काम ये टिक करना, पॉइंट काम का है। मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए शीघ्र ही अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहां चेंज कर लिया, मुंगेर। मुर्शिदाबाद किसने बसाया था, मुर्शीद कुली खान। दो ही तो नाम पढ़े, मुर्शीद कुली खान और अली वर्दी, और फिर पढ़ा सिराजुद्दौला। अब ये पढ़ रहे हैं, अगला पॉइंट पढ़ लो। मीर कासिम ने राजस्व प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को खत्म करने और, अंडरलाइन करो, आमदनी बढ़ाने हेतु कई उपाय, जैसे अधिक धन वालों का धन जब्त करना, सरकारी खर्च में कटौती करना, कर्मचारियों की छटनी करना, नए जमींदारों से बकाया धन की वसूली, ये सब काम किया ताकि क्या भर जाए इसका खजाना। एक पॉइंट छोड़ के या पढ़ लो इसको बस। मीर कासिम ने बिहार के नायब सूबेदार राम नारायण को उसके पद से बर्खास्त कर उसकी हत्या करवा दी। जो चीटिंग कर रहे थे ना, इनको मरवा दिया। नेक्स्ट पढ़ना, सैन्य व्यवस्था में सुधार हेतु, इसको अंडरलाइन कर लो। मीर कासिम ने अपने सैनिकों की संख्या में वृद्धि की। जैसे किसी को भी ताकतवर बनना है तो क्या बढ़ानी पड़ेगी, सेना। कौन इस बात को समझ गया था, बीईआईसी, तभी सैनिक बढ़ा रहे थे। अब कौन समझ गया, मीर कासिम। ये टिक कर लो। उन्हें यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया। एक पॉइंट छोड़ के अगला, मुंगेर में मीर कासिम ने तोप और तोड़ेदार बंदूकों के निर्माण के लिए कारखाने की स्थापना की। कारखाना बनाने में क्या लगता है, पैसा। पैसा इकट्ठा करने के काम ऊपर पढ़ लिए ना, कई सारे कर दिए, पैसा आ गया इसके पास। नेक्स्ट चेक करना इसमें 1717, ये गलती हुई, 1717 मुगल बादशाह द्वारा दिए गए व्यापारिक फरमान के दुरुपयोग को देखकर मीर कासिम ने आंतरिक व्यापार पर सभी प्रकार के टैक्स को हटा दिया। आंतरिक किसका था, इंडियंस का, लिख लो यहाँ, आंतरिक व्यापार मतलब इंडियंस का, और कंपनी का व्यापार मतलब बीआईसी का। तो उन पे से टैक्स किसने माफ करवाया था, फर्रुख सियर। यहाँ लिख लो मुगल बादशाह के ऊपर फर्रुख सियर। तो अब ये मुगल बादशाह के फरमान को तो नहीं मना कर सकता, ये अपना टैक्स छोड़ देगा इंडियंस पर। तो आंतरिक व्यापार कौन सा व्यापार हुआ, जो कौन कर रहे थे, भारतीय। अगला टिक करो,
1763 में जुलाई में कंपनी ने मीर कासिम को बर्खास्त कर पुनः मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। क्या अब मीर जाफर को नहीं पता कि ये बेवकूफ बना रहे हैं? अब वो जानता है, अब वो काम कम करेगा। लास्ट पॉइंट टिक करना इसी तरफ। मीर कासिम ने मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड, अवध के नवाब शुजाउद्दौला, जिसने पहले किसके साथ गद्दारी की है? अपने मराठों के साथ। किसका साथ दिया? अब्दाली का। अब इकट्ठे हो गए, के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक सैन्य गठबंधन का निर्माण किया। और आज का लास्ट पढ़ते हैं, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध किसके पैर पक्के जम गए थे? क्योंकि अब उनको लीगली लिखित में परमिशन मिल गई। कहां से पैसा इकट्ठा कर लो? बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बक्सर का युद्ध टिक करना। बक्सर अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड और मीर कासिम की संयुक्त सेना, अंग्रेजी सेना, किसका नेतृत्व था? हेक्टर मुनरो। डबल टिक कर लो, क्लाइव, हेक्टर मुनरो, दोनों इंपॉर्टेंट है, के नेतृत्व में अक्टूबर 1764 को निर्णायक बक्सर का युद्ध प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट पॉइंट टिक करना। मीर कासिम का संयुक्त गठबंधन कितने लोगों का था? ये 3 का, मुगल, अवध और बंगाल। अंडरलाइन कर लो। संयुक्त गठबंधन बक्सर के युद्ध में पराजित हुआ क्योंकि उसने युद्ध के लिए पर्याप्त तैयारी नहीं की। भारतीय सेना अनेक प्रकार के दोषों से युक्त थी। बंगाल के युद्ध ने तत्कालीन प्रमुख भारतीय शक्तियों की संयुक्त सेना के विरुद्ध अंग्रेजी सेना की श्रेष्ठता प्रमाणित कर दी। अब इस युद्ध से क्या कंफर्म हो गया कि कौन ज्यादा ताकतवर है? अंग्रेज। नेक्स्ट टिक करना। बक्सर के युद्ध ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कंपनी का पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर दिया और अवध अंग्रेजों का कृपा पात्र बन गया। अवध को छोड़ के कितने रुपए लिए? 50 लाख। कौन सा किला लिया? चुनार का किला। यहाँ लिख लो, 50 लाख कैश और चुनार का किला। अभेद्य किला था। अब ये हमेशा आगे तुम कभी भी नहीं पढ़ोगे अवध इनके खिलाफ बोलेगा, इनके सामने सर टिका के रहेगा अवध, इनका नौकर बन गया अवध इस लड़ाई के बाद। 50 लाख रुपए कैश और चुनार का किला, ये 2 नुकसान हुए थे अवध को। आगे टिक करना इसमें, अवध का कृपा। अगला पॉइंट क्या कहता है एक अंग्रेज, देखना। प्लासी की अपेक्षा बक्सर को भारत में अंग्रेजी प्रभुता की जन्मभूमि मानना कहीं अधिक उपयुक्त है। प्लासी में थोड़ी सी कोशिश थी, लेकिन अब तो कंफर्म था कि भारत में कोई इनको हरा ही नहीं पाएगा। कहां कहां के राजा हारे? दिल्ली के, अवध के और बंगाल के। यही पैसे के जगह थी और कहां से हारते। नेक्स्ट टिक कर लो। प्लासी की विजय अंग्रेजों की कूटनीति का परिणाम थी। प्लासी में लड़ाई हुई थी या चीटिंग हुई थी? वो कूटनीति थी, मीर जाफर और राय दुर्लभ की। वहीं बक्सर की विजय ने को इतिहासकारों ने पूर्णतः सैनिक विजय बताया। डबल टिक कर लो। सैनिक विजय होती है जब सच में लड़ाई हो। अब सच में लड़ाई हुई और कौन जीत गए? अंग्रेज। पहले लड़ाई हुई ही नहीं थी क्योंकि सेना लड़ी ही नहीं थी, वो चीटिंग थी, ये सच था। अगला टिक करना। बक्सर के युद्ध ने कंपनी को एक अखिल भारतीय शक्ति का स्वरूप प्रदान कर दिया। अब ये ऑल इंडिया लेवल पे खड़ी हो गई, इतनी ताकतवर कंपनी। किस लड़ाई के बाद? बक्सर। नेक्स्ट भी टिक करना। 1765 को मीर जाफर की मृत्यु के बाद कंपनी ने उसके पुत्र को अपने संरक्षण में बंगाल का नवाब बनाया। मई 1765 क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर आया। क्लाइव पहले कौन से युद्ध में था? फिर बक्सर के टाइम पे कौन था? हेक्टर मुनरो। फिर जब वो युद्ध खत्म हुआ और संधि हुई ना, तब तक क्लाइव वापस आ गया। ये टिक कर लो। तो क्लाइव दूसरी बार बंगाल का गवर्नर बनकर आया। अगस्त 1765 क्लाइव ने मुगल बादशाह शाह आलम से इलाहाबाद की पहली संधि की, जिसकी शर्तें इलाहाबाद की संधि से कंपनी को लाभ के रूप में बंगाल, बिहार और उड़ीसा का वैधानिक, और दूसरी किसके साथ संधि की थी? अवध। कितने रुपए ले लिए? 50 लाख। कहां का किला? चुनार का। जिन लोगों का पेपर है, ऑल द बेस्ट, बहुत शांत दिमाग से पेपर करना और सबसे अच्छी तैयारी आपकी है, ये मानना चाहिए, तभी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ऑल द बेस्ट सभी लोगों को।